एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर प्लैनेट। तो बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर। मतलब अगर एफसीसी लैटिस है या सीसीपी लैटिस है तो कितना परसेंट एरिया पैक होगा, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो कितना परसेंट एरिया पैक होगा, और बच्चों अगर बीसीसी है तो कितना परसेंट एरिया पैक हो जाएगा। लेकिन पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ने से पहले बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोजेस्ट एटम। या कोई भी तरह की पैकिंग है उसमें जो बिल्कुल नज़दीक एटम है जो एक दूसरे को टच करते हैं, टचिंग कंडीशन वाले जो एटम्स है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो अगर आपका ये टॉपिक क्लियर है तो पैकिंग एफिशिएंसी बड़े आराम से निकल जाएगा और नीट जेईई के बहुत सारे क्वेश्चंस भी आप कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट टॉपिक हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोजेस्ट एटम्स इन डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो बच्चों पहला यूनिट सेल ले लेते हैं हम, सिंपल क्यूबिक लैटिस। ठीक है, तो भाई सिंपल क्यूबिक लैटिस में जो यूनिट सेल आएगी वो भी सिंपल यूनिट सेल आएगी, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या आप कह दो प्रिमिटिव यूनिट सेल या आप कह दो एससीसी। ठीक है, अब बच्चों सिंपल यूनिट सेल कैसा होता है तो हम कहेंगे भाई एटम्स जो है, अगर एटम्स का पैकिंग हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अकॉर्डिंग रखा है ना, तो उसका जो यूनिट सेल निकलेगा दैट इज लाइक दिस, सिंपल यूनिट सेल। अब बच्चों इस यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पे ही रखे हैं। तो हमने पढ़ा भी था कि इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल देयर आर 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। ठीक है, अब बच्चों सिंपल यूनिट सेल में कौन से पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हैं, तो आप कहोगे कॉर्नर पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं। एज के जो दोनों किनारे पे पार्टिकल है, कोने पे जो पार्टिकल है उसको वो दोनों किनारे के कॉर्नर एटम, एज के कॉर्नर एटम टचिंग कंडीशन में होते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, क्योंकि और तो कहीं आपने पार्टिकल रखा भी नहीं। ठीक है, तो हमें पहला जो चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों वो ध्यान रखना है इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कॉर्नर पार्टिकल्स टचेस टू ईच अदर। ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर कॉर्नर पार्टिकल जो है एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है, टचेस टू ईच अदर। अब बच्चों पिक्चर तो हमने बना रखा है एससीसी का। अब मान लो ये एज लेंथ जो है वो ए है। ठीक है, एक किनारे की जो लंबाई है, एज की जो लंबाई है क्यूब में दैट इज ए। तो लेट द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, तो बच्चों एज लेंथ जो है वो मैंने मान लिया स्मॉल ए, और रेडियस ऑफ द पार्टिकल है ना, ये जो एक पार्टिकल है इस पार्टिकल का रेडियस जो मैंने मान लिया, रेडियस ऑफ पार्टिकल वो मैंने मान लिया स्मॉल आर। ठीक है, तो बच्चों ये दोनों पार्टिकल आपको दिखाया ऐसे इसको क्यूब को बड़ा करके कि ये दोनों दूर है, एक्चुअली ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, है ना। हमने पहले भी सीखा था, देखो 4 पार्टिकल जो है वो इस तरह से रखे हुए फर्स्ट लेयर के अंदर, उसके ऊपर सेकेंड लेयर है उसके 4 पार्टिकल्स को रख दो। तो बच्चों जब मैं इस लेयर को उठा के इसके ऊपर रख दूंगी तो यही तो बनेगा, है ना। अब ये बनेगा तो हमने क्यूब काट के दिखाया। एक्चुअल सिचुएशन क्या है, तो एक्चुअल सिचुएशन ये है ये एक दूसरे को टच कर रहे। तो बच्चों ये डिस्टेंस तो मैंने मान ली थी ए, और ये रेडियस आर और ये रेडियस आर, तो आपको खुद को दिख रहा है कि भाई ए इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे ए इक्वल्स टू 2r। बस यही हमें पता होना चाहिए। सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर कॉर्नर एक दूसरे को टच करता है, कॉर्नर से कॉर्नर मतलब एज हो गया, एज की लेंथ कितनी है ए, और अगर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो ए की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कहेंगे आधा पार्टिकल तो हवा में दूसरी यूनिट सेल में जाएगा, उसका भी आधा दूसरी में जाएगा, आपकी यूनिट सेल में तो इतना ही आ रहा है, तो ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो बच्चों ए इक्वल्स टू 2r। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल यूनिट सेल में कॉर्नर टच करेंगे, टचिंग कंडीशन क्या है, तो हम कहेंगे ए इक्वल्स टू 2r। ये काम आएगा बच्चों आगे। अब हम कहेंगे तो फर्स्ट यूनिट सेल होगी, सेकेंड यूनिट सेल, तो बच्चों सेकेंड थी हमारे पास फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ठीक है,
सेकेंड यूनिट सेल को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, या हम डिस्कस करते हैं एफसीसी। एफसीसी में क्या होगा? तो बच्चों ऐसी यूनिट सेल जहां पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ हर फेस के सेंटर पे भी रखे हैं, ठीक है, एफसीसी यूनिट सेल क्या होगा? तो हम कहेंगे देयर आर 8 पार्टिकल्स एट 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो बच्चों 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल तो है और हर फेस के सेंटर पे भी क्या है? एक एक पार्टिकल है। तो हम कहेंगे फेसेस तो होती है 6 और उनके सेंटर पे है। तो देखो ये टॉप फेस मान लो, ये बॉटम फेस हो गया, ये लेफ्ट फेस हो गया, ये राइट हो गया और फ्रंट और बैक, ठीक है। अब बच्चों एफसीसी में कौन टच करता है? तो देखो कॉर्नर टच नहीं करता है, कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस जो है वो ए इक्वल्स टू 2r। एफसीसी में हम देखोगे कॉर्नर फेस सेंटर को टच करता है ना। अगर आप अपने रूम में बैठे हो तो एक कोने से दूसरे कोने के बीच की दूरी कितनी है? ए में कितनी वैल्यू आ रही है? 2r। कॉर्नर से फेस सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालो, ठीक है। तो पहले मैं लिख देती हूँ, फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो बच्चों टचिंग कंडीशन इन एफसीसी, तो आपको ध्यान रखना है इन एफसीसी कॉर्नर पार्टिकल टचेस टू, कॉर्नर पार्टिकल टचेस टू, किसको टच करता है बच्चों? तो कोने वाला पार्टिकल फेस सेंटर को टच करता है। कॉर्नर पार्टिकल टचेस टू फेस सेंटर पार्टिकल, ठीक है। अब कॉर्नर वाला पार्टिकल मान लो ये फेस सेंटर हो गया, ये है ना, ये आपस में टच कर, ठीक है। अब कैसे मान ले? ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। भाई मैंने एक फेस बना दी है, ओके, तो ये क्यूब का फेस है। अब बच्चों एज लेंथ, तो हम कहेंगे ये भी ए है, ये भी ए है ना, और ये भी ए है, चारों एज है, एज लेंथ कितनी है? ए, ठीक है। तो एज लेंथ तो ये भी ए है। अब कॉर्नर पे पार्टिकल रखा है और फेस सेंटर पे रखा है, तो ये कॉर्नर पे पार्टिकल रखा है, ये कॉर्नर पे रखा है और बीच में जो रखा है दैट इज फेस सेंटर, ठीक है। तो भाई एज लेंथ तो हम कह रहे हैं ये ए है, ये ए है और ये दूरी निकालो, ठीक है। तो ये ट्राइंगल बन गया ना, ये ए है, ये ए है, ये हाइपोटेनियस है, ट्राइंगल एबीसी बना लो, ठीक है। तो मैं कहूँगी एबीसी बनाओगी तो भी क्या आएगा? एसी की वैल्यू कितनी आएगी? √a² प्लस a², है ना। तो हम कहेंगे एसी की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी √2 है। फेस डायगनल ही तो बताना है, तो ये ए है, ये ए है, तो फेस डायगनल कितना है? √2 है, ठीक है। तो बच्चों फेस डायगनल कौन टच कर रहा है? तो हम कहेंगे कॉर्नर और फेस सेंटर। तो कॉर्नर, फेस सेंटर, कॉर्नर तीनों क्या बना रहे हैं? फेस डायगनल, ठीक है। तो फेस डायगनल की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? √2 है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना बच्चों? अगर ये ए है, ये ए है, तो ये फेस डायगनल है ना, पाइथागोरस लगा दोगे तो ये वैल्यू कितनी हो गई? √2 है। तो हम कहेंगे √2a है, ठीक है। तो फेस डायगनल √2 है और ये पार्टिकल टचिंग सिचुएशन में है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस है √2a फेस डायगनल। इस फेस डायगनल पे बच्चों आपने जो पार्टिकल्स रखे हैं कौन कौन से रखे? तो हम कहेंगे कॉर्नर, कॉर्नर और बीच में फेस सेंटर। ये कॉर्नर पार्टिकल है, ये भी कॉर्नर पार्टिकल है और बीच में कौन सा है? फेस सेंटर पार्टिकल है। तो ये पूरा डिस्टेंस ये वाला ये तो है √2 है। अब वो कितने पार्टिकल आ रहे हैं? तो हम कहेंगे कितनी रेडियस आ रही है? तो देखो ये रेडियस r आधा बाहर है, ये रेडियस भी r आधा बाहर है और ये रेडियस √2r। तो टोटल कितना आ रहा है? तो √2a = 4r, ठीक है बच्चों। एफसीसी में √2a = 4r, ठीक है। लेकिन ये तो 3 के बीच का डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 क्लोजेस्ट पार्टिकल, 2 ऐसे पार्टिकल जो टच करते हैं एक दूसरे को, उसके बीच की दूरी बताओ, ठीक है। तो भाई ये तो कोने से लेके कोने तक की दूरी हो गई, कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस कितना हो गया एफसीसी में? तो हम कहेंगे √2 है, ठीक है। तो फेस डायगनल
है ना, मतलब कॉर्नर, फेस सेंटर और कॉर्नर, तीन के बीच की डिस्टेंस होगी ना फेस सेंटर को टच करते हुए, तो मुझे इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक थोड़ा ना जाना था फेस सेंटर को लेते हुए, मुझे तो कोई दो के बीच की डिस्टेंस बतानी है, तीन की थोड़ा ना बतानी। ठीक है भाई, तो दो के बीच की डिस्टेंस मतलब 2r बतानी। तो बच्चों अगर यहाँ आधा कर दोगे तो यहाँ पे भी आधा हो जाएगा, √2a/2। ठीक है, तो उसको लिख दूँ √2 × √2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों a/√2 हो जाएगा 2r, और 2r मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, है ना, आधा ही लेना है r, आधा तो उधर चला जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई पूछ ले कि डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोजेस्ट एटम, डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोजेस्ट एटम, क्लोजेस्ट एटम्स इन FCC, FCC में बिल्कुल टचिंग कंडीशन वाले पार्टिकल, है ना, ये पार्टिकल इसको टच कर रहा है, इन दोनों के बीच का दूरी बताओ। तो बच्चों पूरी डिस्टेंस √2a है, √2a का आधा कर दो तो दैट विल बी a/√2। तो ये आपको याद रखना है, डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोजेस्ट एटम इन FCC यानी कि a/√2। अब आपको लगेगा हम कैसे मान लें कि भाई ना ये कॉर्नर नहीं टच कर रहा था, है ना, कॉर्नर नहीं टच कर रहा है, और आप कह रहे हो कॉर्नर फेस सेंटर टच कर रहा है। तो बच्चों अगर कॉर्नर टच करता तो ये डिस्टेंस थी a, कॉर्नर और फेस सेंटर टच कर रहा है तो ये डिस्टेंस है a/√2। अब तुम खुद ही देख लो छोटी कौन सी, कॉर्नर से कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस कितनी है a, अगर कॉर्नर टच करेगा तो डिस्टेंस a, कॉर्नर और फेस सेंटर टच करेगा तो डिस्टेंस a/√2। तो a छोटा है या a/√2 छोटा है, a की वैल्यू छोटी होगी कि a/√2 की, तो हम कहेंगे a/√2 छोटा होगा भाई वैल्यू में, तो a की जो भी वैल्यू होगी उसको √2 से डिवाइड करूंगी तो जो आंसर आएगा वो छोटा ही आएगा। तो भाई a/√2 छोटा है, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन कॉर्नर और फेस सेंटर के बीच की डिस्टेंस कम है, a/√2 की वैल्यू कम है, मतलब कॉर्नर फेस सेंटर को क्या कर लेता है, टच कर लेता है। तो FCC में अगर कोई पूछे टचिंग कंडीशन क्या है तो आपको बताना है कॉर्नर टू फेस सेंटर। कॉर्नर क्यों नहीं, तो कोने से कोने के बीच का डिस्टेंस है a, कॉर्नर से फेस सेंटर के बीच का डिस्टेंस है a/√2। तो छोटी डिस्टेंस कौन सी है, तो हम कहेंगे a/√2, यानी फर्स्ट नियरेस्ट एटम जो है वो कॉर्नर और फेस सेंटर है। ठीक है, तो याद रखने लायक चीज, तो बस याद आपको इतना ही रखना है, यही काम आने वाला है आपको। ठीक है, तो यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं कि भाई FCC में नियरेस्ट एटम, नेबर एटम के बीच का डिस्टेंस कितना है। अब ऐसे तो आपसे BCC में भी पूछ लेगा कि भाई BCC में आप क्या करो, डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोजेस्ट एटम बता दो। ठीक है, तो बच्चों डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोजेस्ट एटम, क्लोजेस्ट एटम्स इन BCC। अब BCC एक अलग ही यूनिट सेल है, वो फेस सेंटर नहीं है, फेस पे कहीं पार्टिकल नहीं रखा है। BCC में पार्टिकल कहाँ रखे हैं बच्चों, तो हम कहेंगे भाई BCC में पार्टिकल रखे हैं, पहले एक लैटिस बना लेते। BCC यूनिट सेल कैसे बनता है, तो हम कहेंगे भाई BCC में पार्टिकल्स को हमने रखा है कॉर्नर पे। ठीक है, 8 पार्टिकल्स एट 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। ओके, और बॉडी के सेंटर पे, है ना, 1 पार्टिकल इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, यहां। अब बच्चों BCC में टचिंग कंडीशन क्या है, निकाल के भी देख लेंगे, वैल्यू से भी चेक कर लेंगे, पर याद तो वैसे भी होना चाहिए। तो BCC में टचिंग कंडीशन है कॉर्नर टू बॉडी सेंटर, कोने वाला पार्टिकल बॉडी सेंटर को टच करेगा और वो बॉडी सेंटर उधर वाला जो कोना है उसको टच करेगा, मतलब बॉडी डायगोनल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले याद रखने वाला पॉइंट क्या है आपको, फिर हम प्रूफ भी कर देंगे। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, इन BCC कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर पार्टिकल, बॉडी सेंटर पार्टिकल टचेस टू ईच अदर। BCC में बच्चों कॉर्नर और बॉडी सेंटर पार्टिकल जो है एक दूसरे को टच करते हैं, मतलब ले देखिए ये पार्टिकल देखो, ये कॉर्नर हो गया, ये इसको टच करेगा,
और ये वापस इसको टच करेगा यहाँ, ठीक है। तो ये बॉडी डायगोनल हुआ ना, ठीक है। आप जिस रूम में बैठे हो उसका एक कोना ले लो छत का, और फ्लोर का ऑपोजिट कॉर्नर ले लो, है ना, तो वो क्या हो गया, बॉडी डायगोनल। तो कॉर्नर, बीच में क्या आएगा, बॉडी सेंटर, फिर वापस फ्लोर का क्या आएगा, कॉर्नर। तो ये तीनों टचिंग कंडीशन में है। तो मुझे ले दे के ये डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो बच्चों एज लेंथ तो हमने माना ही था, एज लेंथ कितनी है, ए, ठीक है। मैं ट्राइंगल बना लेती हूँ, ट्राइंगल ABC, है ना। तो मैं कहूँगी एज लेंथ बता दो, तो एज लेंथ तो हमने मान ली कितनी, तो एज लेंथ हो गई ए। अब देखो AC फेस डायगोनल है क्या, AC क्या है बच्चों, तो अगर ये A है तो ये तो फेस डायगोनल है ना। अगर ये पूरी फेस मान लो, है ना, उसको उठा के मैंने ऐसे शो कर दिया, है ना, ये A है और ये C है, ठीक है। तो बच्चों ये A है, ये भी A है, तो ये तो हमें पता ही है ना, फेस डायगोनल कितना होता है, √2 है, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई फेस डायगोनल, वापस क्यों फाइंड करें, फेस डायगोनल हमें पता है कि फेस डायगोनल होता है √2। हालांकि ये पार्टिकल टचिंग कंडीशन में नहीं है, लेकिन डिस्टेंस बतानी है मुझे, तो मैं कहूँगी डिस्टेंस हो गई √2 है, AC इक्वल्स टू, ठीक है। तो बॉडी डायगोनल बता दो, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तो बच्चों बॉडी डायगोनल जो मैथ्स का बच्चा है तो फटाफट निकाल देगा, है ना। और बायो वालों को भी ज़्यादा जोर नहीं लगेगा, है ना भाई। अगर ये A है, ये √2 है बच्चे 90 डिग्री पे, है ना, ये A है, ठीक है, ये आपका चल रहा है, ऐसे ही आएगा ये, और ये ऑपोजिट जाएगा, ठीक है। ये आपका एक कॉर्नर है, ऊपर गए, ये दूसरा कॉर्नर है, ठीक है। कॉर्नर से फेस से डायगोनली पे आएगा, लेकिन आएगा 90 डिग्री पे। तो बच्चों अगर ये A है, ये डिस्टेंस √2A है, तो बॉडी डायगोनल कितना हो गया, तो हम कहेंगे √3, ठीक है। बॉडी डायगोनल कितना आएगा, √3 है। जिस रूम में हो वहीं चेक कर लो, है ना। एक कॉर्नर से चलो, बेस के एक कॉर्नर, फ्लोर के एक कॉर्नर से ऊपर कॉर्नर पे चल लो, डिस्टेंस कितनी है, A। अब उस कोने से ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना, जो कोने से आप नीचे से ऊपर उठे हो, एक कोना हो गया, उस कॉर्नर से फेस के ऑपोजिट डायरेक्शन पे आओ, तो फेस डायगोनल कितना हो गया, √2 है। अब उस कोने से वापस बॉडी डायगोनल पे जाओ, तो 90 डिग्री ही आएगा एंगल, एंड दैट विल बी √3A। तो मैं कहूँगी भाई फेस डायगोनल तो हो गया √2A, और बॉडी डायगोनल यानी यहाँ पे AB, और ये है √3A, ठीक है। अब टचिंग कंडीशन क्या है, तो AB वाली, है ना, मतलब टच कौन कर रहा है, तो हम कर रहे हैं, देखो ये बॉडी सेंटर पार्टिकल टच कर रहा है इधर कॉर्नर वाले को, और इधर भी कॉर्नर वाले को, ठीक है। तो बच्चों ये डिस्टेंस, ये R है, ये रेडियस, यहाँ पूरा पार्टिकल आ गया तो 2R, और ये R, और ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी, तो हम कहेंगे बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी थी, √3। कॉर्नर, बॉडी सेंटर और कॉर्नर, तो बॉडी डायगोनल कितना होगा, तो ये होगा √3। तो बच्चों √3A इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे यहाँ तो 3 पार्टिकल टच कर रहे हैं, 1 2 3, और 2 तो आधे आधे हैं, हवा में आधे, और एक पूरा बीच में आ गया। तो बच्चों √3A इक्वल्स टू 4R। मुझे तो 2 क्लोजेस्ट पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस चाहिए, मतलब नियरेस्ट तो यही हुआ ना, नेबर, मुझे तो यही डिस्टेंस चाहिए। तो बच्चों अगर ये पूरी डिस्टेंस √3A है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हुई, आधी हो गई, तो √3A/2, बस यही बताना है आपको। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 नेबर एटम कह दो, या बच्चों 2 क्लोजेस्ट एटम कह दो, क्लोजेस्ट एटम्स इन BCC, तो तुम कहोगे √3A/2, और 2 पार्टिकल हैं तो आधे आधे, रेडियस एक एक ले लो दोनों की, R और R। तो ये आपको याद रखना है, √3A 2R। 2R हमेशा क्लोजेस्ट पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो बच्चों ये पूरा डिस्टेंस अगर √3A है, तो आधा कितना हो गया, √3A/2। अब तुम कहोगे हम कैसे मान लें कि कॉर्नर वाला बॉडी सेंटर को टच कर रहा है, कॉर्नर वाला कॉर्नर को भी टच कर सकता था, ठीक है। तो चेक कर लो, कॉर्नर वाला अगर कॉर्नर को टच करता तो 2R की वैल्यू कितनी होती, तो हम कहते हैं 2R की वैल्यू A के बराबर होती। अभी 2R की वैल्यू कितनी है, √3A/2, तो ये वैल्यू A से तो छोटी आएगी। √3 कितना होता है, 1.7,
और 2 कितना होता है, अच्छा √3 1.7, 2 से डिवाइड करोगे तो 1.7 डिवाइडेड बाय 2, 1 से छोटा आंसर आएगा। तो ए तो नहीं आएगा, ए से छोटा आएगा। तो जो आंसर छोटा है मतलब वो नियरेस्ट है। ठीक है, तो ये कंफर्म है कि BCC में पार्टिकल जो है कॉर्नर बॉडी सेंटर को टच करता है। क्लियर? अब इसको तुम चाहो तो एक बार ब्रीफ में भी देख सकते हो कि भाई मुझे बिल्कुल एक साथ सारे याद रखने हैं, तो मैं कैसे याद रखूँ। ठीक है, तो देखो इतना आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, आपके एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ हाँ क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि भाई आपके पास BCC क्यूबिक है या FCC क्यूबिक है, तो दो क्लोजेस्ट के बीच का डिस्टेंस बता दो। ठीक है, तो बच्चों देखो शॉर्ट में याद करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोजेस्ट एटम्स, डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोजेस्ट एटम्स। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई कौन कौन सी यूनिट सेल है, तो एक यूनिट सेल तो है SCC, दूसरी कौन सी है FCC, और तीसरी कौन सी है BCC। ठीक है, अब बच्चों SCC है तो कॉर्नर टचेस टू कॉर्नर। ठीक है, बस इसको याद रख लो कि सिंपल क्यूबिक में कौन से पार्टिकल टचिंग कंडीशन में होते हैं, तो सिंपल क्यूबिक बना लेते हैं। ये हमारा हो गया SCC लैटिस। कौन से पार्टिकल टच करते हैं, तो भाई एक्चुअली ये पार्टिकल और ये पार्टिकल टचिंग कंडीशन में है, ये R और ये R, और बच्चों ये पूरा जो एज लेंथ है वो है A, तो हम कहेंगे A इक्वल्स टू 2R। ये याद रखना है SCC के बारे में। ठीक है, अभी FCC, तो FCC में क्या बताएंगे, तो हम कहेंगे FCC में कॉर्नर टचेस टू फेस सेंटर। ठीक है, कॉर्नर पार्टिकल किसको टच करता है, फेस सेंटर पार्टिकल को टच करता है। ओके, तो पूरा क्यूब पूरे 8 कॉर्नर शो करने की जरूरत नहीं है ना। टचिंग कंडीशन क्या है, कॉर्नर टच करता है फेस सेंटर को। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉर्नर पार्टिकल, ये फेस सेंटर और ये कॉर्नर। तो मुझे कोई दो के बीच का डिस्टेंस बताना है, तो बच्चों ये पूरा डिस्टेंस जो था है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस था दैट इज √2a, और मुझे क्या करना है, मुझे तो आधा ही डिस्टेंस बताना है। तो बच्चों √2a/2 इक्वल्स टू 2R। मतलब हम क्या ध्यान रखेंगे, तो हम कहेंगे भाई FCC के अंदर, सॉरी √2a इक्वल्स टू 4R, यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना, हाँ √2 इक्वल्स टू 4R और 2R चाहिए, तो हम कहेंगे √2a/2 इक्वल्स टू 2R। अब √2a/2 कितना हो गया, तो देखो इस 2 को क्या लिख दूँ, √2 इंटू √2, तो √2 कैंसिल हो जाएगा ना। ये तो क्लियर है ना बच्चों कि 2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ √2 इंटू √2। ठीक है ना, तो इसको √2 इंटू √2 लिख दो, तो √2 कैंसिल, तो बच्चों FCC में 2R इक्वल्स टू क्या हो जाता है, a/√2। बस सिंपल। अब कोई पूछे नहीं भाई BCC में बताओ, तो BCC में टचिंग कंडीशन क्या है, तो हम कहेंगे BCC में कॉर्नर पार्टिकल टचेस टू BCC, बॉडी सेंटर पे जो पार्टिकल रखा है ना उसको टच करता है, मतलब कॉर्नर बॉडी सेंटर। ठीक है, तो अब वापस एक क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों टचिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग चले, तो हम कहेंगे यहाँ बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल है, मान लो ये। ठीक है, इसको ये कॉर्नर वाला पार्टिकल टच कर रहा है और यहाँ ऑपोजिट कॉर्नर। तो बच्चों अगर ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस √2a है, तो ये वाली क्या होगी, तो हम कहेंगे ये पूरी हो गई √3a। तो √3a 4R, तीनों के बीच की दूरी हो गई है ना। कॉर्नर वाला बॉडी सेंटर को टच करते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में कॉर्नर को टच कर, तो वो नहीं चाहिए मुझे, तो दो क्लोजेस्ट के बीच की दूरी चाहिए, तो हम कहेंगे आधा कर दो। तो बच्चों √3a/2 is the distance between two closest atom in BCC। ठीक है,
तो बच्चों डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोजेस्ट एटम मतलब तुम्हें 2r निकालना है, 4r नहीं निकालना है, ध्यान रखना। एक एटम दूसरे एटम को टच करेगा तो एक एटम के न्यूक्लियस से, सेंटर से दूसरे एटम के न्यूक्लियस या सेंटर के बीच की दूरी बतानी। तो रेडियस एक की r और दूसरे की r, मतलब आपको ले दे के 2r बताना है। तो मैंने तीनों में तुम्हें 2r वाली सिचुएशन बता दी। तो बच्चों अगर एक साथ कंपैरेटिव स्टडी कर लोगे तो सिंपल है, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोजेस्ट एटम। बच्चों अगर ये क्लियर है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल में गारंटेडली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रटने बैठोगे तो एग्जामिनर इतना घुमा देगा कि तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि क्लियर नहीं होता है कॉन्सेप्ट। बच्चा रट लेता है अच्छा ठीक है बीसीसी में ये उसमें ये नहीं। ध्यान रखो बीसीसी में कौन टच कर रहा है, क्योंकि वो पूछेगा नहीं नेबर नहीं, सेकंड नेबर बताओ। तो भाई नियरेस्ट तो कोना और बॉडी सेंटर है, सेकंड नियरेस्ट कौन है, अब कौन टच कर सकता है। तो तुम्हें सबकी डिस्टेंस निकालनी तो आती है ना भाई। कॉर्नर और बॉडी सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, √3 है बाय 2। फिर सेकंड नियर देखो, कॉर्नर को तो टच नहीं कर रहा, सेकंड नियरेस्ट वो भी हो सकता है ना। सबकी डिस्टेंस निकाल के चेक कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शंस होंगे तो तुम आराम से डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, तो बच्चों अब हम हमारे आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं जो आपको एनसीईआरटी में गिवन है, पैकिंग एफिशिएंसी। अब बच्चों अगर मैं सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्लोज पैकिंग की बात करूं तो मुझे पता 100% एरिया तो पैक हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसको मैंने सॉलिड स्फीयर माना, है ना। अब सॉलिड स्फीयर समझे, गोल चीज। तो अगर मैं 2 सॉलिड स्फीयर को चिपका भी दूंगी या 4 को या 6 को ऊपर लेयर रख के, तभी भी 100% एरिया तो पैक नहीं होगा, खाली जगह रहेगी। तो एम्प्टी स्पेस या फ्री स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं वॉइड। तो भाई पैकिंग एफिशिएंसी क्या हुई, तो मैं कहूँगी जितनी जगह है उसमें से कितनी तुमने फिल कर ली, है ना। भाई मेरे पास जो वॉल्यूम है वो मान लो 100 सेंटीमीटर क्यूब का है। अब आप कह रहे हो कि मैंने 70 सेंटीमीटर क्यूब तो पैक कर लिया, तो भाई जगह तो 100 थी, तुमने 70 पैक करा तो पैकिंग एफिशिएंसी 70%, बाकी की खाली जगह हो जाएगी, 30% एम्प्टी स्पेस हो जाएगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी एक्चुअली क्या है, तो पैकिंग एफिशिएंसी इज द टोटल स्पेस ऑफ लैटिस व्हिच इज फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। टोटल स्पेस में से पार्टिकल ने कितना फिल कर लिया है वो है पैकिंग एफिशिएंसी। अब हमने पढ़ा था एससीसी की पैकिंग एफिशिएंसी 52.4%, बीसीसी की 68% और एफसीसी की 74%, एचसीपी की भी 74%। अब हमें फाइंड करना है। तो बच्चों 3 पैकिंग एफिशिएंसी हमारे सिलेबस में। तो फर्स्ट है पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो हमने सिंपल क्यूबिक लैटिस बना दी। अब बच्चों सिंपल क्यूबिक लैटिस में तो पहली चीज तो हम लिख दें जो हमें पता है। क्या पता है, तो हम कहेंगे वी नो दैट इन एससीसी सिंपल क्यूबिक सेल कॉर्नर पार्टिकल टचेस टू ईच अदर। एससीसी में कौन से पार्टिकल टच करते हैं, कॉर्नर पार्टिकल टचेस टू ईच अदर। ठीक है, तो कॉर्नर टच करते हैं, ओके। अब बच्चों यानी कि ये पार्टिकल और ये पार्टिकल जो हमने दूर दिखा है एक्चुअली ये टच कर रहे हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो है a। ठीक है, तो अब हम लिख देते लेट द एज लेंथ। ठीक है, लेट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का एज लेंथ तो हमने मान लिया कि भाई यूनिट सेल का एज लेंथ है। ठीक है, अब वहाँ दिखाया हमने दूर है, एक्चुअली तो ये है ना, ये दोनों पार्टिकल बिल्कुल टच कर रहे हैं और सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस ये एज बना रही है, ये ए है। ओके, अब बच्चों इन सिंपल क्यूबिक लैटिस या सिंपल यूनिट सेल क्या होगा, तो हम कहेंगे A इक्वल्स टू 2R। दिस इज आवर इक्वेशन 1। ओके, अब A इक्वल्स टू 2R सिंपल यूनिट सेल का रिलेशन है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था, तो हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि हाँ भाई ये सही है, इसमें कोई गड़बड़ है नहीं। अब क्यूब का वॉल्यूम बताओ, तो बच्चों क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड क्यूब या एज क्यूब, तो हम कहेंगे एज तो A है, तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो हम कहेंगे भाई क्यूब का वॉल्यूम बताना है
तो क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, ठीक है। अब A इक्वल्स टू कितना होता है 2r, है ना। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो हम कहेंगे भाई वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो है दैट विल बी 2r का क्यूब। तो 2r का क्यूब यानी 8r क्यूब, दिस इज आर इक्वेशन 1, ठीक है। तो भाई वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आ गया 8r क्यूब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें, तो भाई पूरी जो जगह है उसका स्पेस तो आ गया। अब उस जगह में पार्टिकल कितना घेरा ले रहे हैं, तो हम कहेंगे दिख तो 8 पार्टिकल रहे। सिंपल यूनिट सेल बनाने के लिए पार्टिकल कितने चाहिए, तो हम कहेंगे 8 कॉर्नर पे 8 चाहिए। लेकिन 8 के 8 आपके हिस्से में थोड़ा ना है, आपके हिस्से में तो एक पार्टिकल का 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन आया। हमने पढ़ रखा है कॉर्नर पार्टिकल का यूनिट सेल में कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। तो हम कहेंगे ओके, इसको थोड़ा छोटा कर देते बच्चों पिक्चर को, ठीक है। तो यही इसी स्लाइड पे बन जाएगा ना, थोड़ा सही हो जाएगा। तो ठीक है भाई, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब तो हो गया 8r क्यूब। अब क्या करें, तो बच्चों सिंस सिंपल यूनिट सेल SCC have one particle, वन पार्टिकल मतलब समझे कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन ZSCC, तो हम कहेंगे दिखते तो 8 है लेकिन कंट्रीब्यूशन तो 1/8 है ना, तो एक्चुअली तो एक ही पार्टिकल से बन जाती। 1/8 1/8 1/8 8 हिस्से लेते तो एक्चुअली तो एक ही पार्टिकल है, ठीक है। तो भाई वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, यहाँ बच्चों 1 स्फेयर कह दो। सिंपल यूनिट सेल को बनाने के लिए कितने पार्टिकल चाहिए, तो हम कहेंगे एक ही चाहिए एक्चुअली। तो एक पार्टिकल या सॉलिड स्फेयर एक ही बात है, हम पहले भी पढ़ चुके। तो एक स्फेयर का वॉल्यूम, तो हम कहेंगे एक स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। दिस इज आर इक्वेशन, सॉरी क्वेश्चन का नंबर गलत चल रहा है क्या, इक्वेशन 3 और ये हो गया इक्वेशन 4, ठीक है बच्चों। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपने जगह कितनी है 8r क्यूब, घेरा कितना गया ना, सराउंडेड स्पेस कितना है, तो सराउंडेड स्पेस है 4/3 पाई r क्यूब। अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है बच्चों, कितना % एरिया पैक हुआ, तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू, तो मैंने तुम्हें कहा था मेरे पास जगह तो है मान लो 100 सेंटीमीटर क्यूब, और मैंने जो सामान रखा है वो 70 सेंटीमीटर क्यूब में ही आ गया। तो मैं क्या कहूँगी 70/100 × 100 परसेंटेज है, तो 70 मतलब कितना स्पेस ऑक्यूपाई हुआ, 100 मतलब कितना स्पेस अवेलेबल है ना, अपॉन और इंटू 100 परसेंटेज है इसलिए। तो कितना स्पेस ऑक्यूपाई हुआ, तो मैं कहूँगी एक स्फेयर का। तो पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेयर, क्योंकि जगह तो एक ही स्फेयर रोक रहा है। अवेलेबल स्पेस, तो मैं कहूँगी भाई पूरा क्यूब है मेरे पास, पूरी यूनिट सेल है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दो बच्चों 100 से, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी विल बी, तो बच्चों एक स्फेयर का वॉल्यूम तो है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, तो बच्चों 8r क्यूब, मल्टीप्लाई किससे करना है, तो 100, ठीक है। अब तो हम कहेंगे r क्यूब तो कैंसिल हो गया, 4 2 8 हो गया, ठीक है। तो बच्चों π/6 × 100 आ रहा है। अब ये भी याद रखना है ना, आंसर तो सबको ही पता है, लेकिन ये भी याद रखना है बच्चों कि π/6 × 100, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी इन SCC सिंपल क्यूबिक सेल में कितना % एरिया पैक हुआ, तो बच्चों इट विल बी π/6 × 100, ठीक है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर कौन सा था 4, तो ये था, है ना, समझ में आ गया ना। पैकिंग एफिशिएंसी कितना स्फेयर, कितनी जगह आप रोक रहे हो, टोटल अवेलेबल एरिया कितना है, टोटल अवेलेबल वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है ना, × 100। तो भाई मेरे को तो लग रहा है कि भाई दिख रहे तो 8 पार्टिकल है सिंपल क्यूबिक में, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन तो 1/8 होता है। तो एक सिंपल यूनिट सेल बनाने के लिए ओवरऑल एक ही पार्टिकल चाहिए या 8 पार्टिकल चाहिए, लेकिन उनका 1/8 हिस्सा चाहिए, मतलब Z सिंपल क्यूबिक 1 आता है। तो एक स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब,
पूरे क्यूब का वॉल्यूम तो वो तो 8r³ होता है, 8r³ मल्टीप्लाई विद 100, परसेंटेज में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगी भाई ये तो आ गया π/6 × 100। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 52.4, एक्चुअली 52.36 होता है ना, तो नियर अबाउट करके हम इसको 52.4% कहते हैं भाई पैक हो गया, तो इतना पैक हो गया। अब मैं कह दूँ कि चलो इतना पैक हो गया तो खाली कितना है बच्चों, तो एम्प्टी स्पेस बता दो, एम्प्टी स्पेस इन सिंपल क्यूबिक सेल। तो मैं कहूँगी या तो मैं कह दूँ 100% जगह थी और पैक कितनी हुई, तो π/6 × 100 है ना, यानी 100 कॉमन ले लो और क्या बता दो 1 - π/6, ये खाली जगह। और बच्चों शॉर्ट में बोर्ड एग्जाम्स में किस तरह से आए, तो सिंपल तरीके से बता दो कि भाई अगर 52.4% पैक हो गया, पूरी जगह तो 100 है, 52.4 पैक हो गया तो 47.6% एरिया या 47.6% स्पेस क्या हो गया, तो वो खाली रह गया, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका पैकिंग इन SCC, जिसको सबसे इजी माना जाता है, सबसे सरल माना जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत भारी नहीं है, बस यूँ हल्ला मचा रहा है, बहुत भारी है, बहुत टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे है बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी इन CCP लैटिस। अब हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि पहले लैटिस CCP बना दो, उसकी जो यूनिट सेल निकलेगी ना दैट विल बी FCC। तो CCP लैटिस की जो यूनिट सेल होती है वो FCC, तो ये सिंपल तो मैंने बनाई थी। अब बच्चों यहाँ पे जो पार्टिकल है वो हमने देखा कि पार्टिकल जो है वो फेस के सेंटर यानी यहाँ पे भी होता है, ये ठीक है। तो ये हमने बना दी FCC यूनिट सेल, ओके। अब हमें क्लियर है ये पार्टिकल टच करते हैं ना, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखो कि भाई FCC में ये पार्टिकल आपस में टच करते हैं, ठीक है। तो इसमें ट्राइंगल चाहिएगा भाई, इसको मान लेते हैं A, B और C, बस एक ट्राइंगल पकड़ लेंगे ABC, ठीक है। अब लिखें क्या, तो भाई पहले तो हम लिख देते लेट द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, जो हम मान के चल रहे थे देर से, तो भाई एज लेंथ जो है ऑफ द यूनिट सेल वो है A, यानी ये डिस्टेंस तो हम मान रहे हैं A और ये डिस्टेंस भी क्या है A, ठीक है। ये तो बनाया क्यूब इस तरह से आपको 3D दिखाने के लिए, तो ये बड़ी दिख रही है वो छोटी दिख रही है, एक्चुअली ओवरऑल सारे एज लेंथ बराबर है, सारे एजेस बराबर है, तो A हो गया, ठीक है। अब क्या करें बच्चों, तो एज लेंथ तो हमारा हो गया A, ठीक है। अब तो हम कहेंगे भाई FCC के अंदर, या हम ऑलरेडी लिख देते हैं वी नो दैट इन FCC कॉर्नर एंड फेस सेंटर पार्टिकल, FCC में कोने वाला फेस सेंटर को टच करता है, तो कॉर्नर एंड फेस सेंटर पार्टिकल टचेस टू ईच अदर, ठीक है। तो भाई कॉर्नर पार्टिकल फेस सेंटर पार्टिकल को टच करता है, ओके। तो हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा है ABC, ठीक है। तो बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल में फेस डायगोनल, तो हम कहेंगे फेस डायगोनल मतलब फेस से डायगोनल ही जाओ, ये है फेस डायगोनल, ठीक है। तो बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल ABC में फेस डायगोनल, तो हम कहेंगे फेस डायगोनल हमें फाइंड करना है एंड दैट इज AC। तो AC इक्वल्स टू क्या होगा, तो हम कहेंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो बच्चों AC इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे AB की वैल्यू A है और BC की वैल्यू भी A है, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर यानी कि √2A, ठीक है। तो √2A तो आ गया फेस डायगोनल। अब क्लियर क्या है कि भाई ये इसको टच कर रहा है और ये इसको टच कर रहा है, तो मतलब ये रेडियस R, ये रेडियस 2R और ये रेडियस R,
तो हमारे पास ये पूरी रेडियस जो है वो 4r है, 3 पार्टिकल टच कर रहे हैं ना, तो पूरी डिस्टेंस जो है वो 4r, यहाँ दूर दूर दिखा है, एक्चुअली ये इस तरह से टच कर रहे हैं, ये है ना, ये कॉर्नर पार्टिकल, ये कॉर्नर पार्टिकल और ये फेस सेंटर पार्टिकल। तो भाई ये पूरी जो डिस्टेंस है आपके हिसाब से √2a है, और मेरे हिसाब से ये r है, ये 2r है और ये r है, मतलब 4r है। तो हम सीधा लिख भी सकते हैं बच्चों, वी नो दैट √2a की वैल्यू जो है इन FCC √2a इक्वल्स टू 4r। ठीक है, तो भाई √2a इक्वल्स टू 4r, तो a कितना हो गया, तो मैं कह दूंगी 4r/√2। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, तो बस इतना ही लिखना है, √2a इक्वल्स टू 4r, तो a कितना हो जाएगा, तो a हो जाएगा 4r/√2। बस a निकालना है हमें, फिर तो हम पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चल लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। सो बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो हम कहेंगे भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो a क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब। ठीक है, इक्वेशन 2। अब अभी तो तुमने पढ़ा था a की वैल्यू कितनी है, तो a था 4r/√2। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ओके, तो बच्चों क्यूब का वॉल्यूम था a क्यूब, a की वैल्यू थी 4r/√2, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकाल लेते हैं। तो मैं कहूँगी वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हो जाएगा 4r/√2 का क्यूब, यानी तो 4r का क्यूब कर लो, तो 4 4 जा 16, 60 4 जा 64, तो बच्चों 64r क्यूब √2 × 2 तो 2 हो गया, 2√2। दिस इज इक्वेशन 3। सरल आता ही है ना भाई। देखो FCC में कौन टच करता था, तो हम कहेंगे FCC में ये कॉर्नर और ये फेस सेंटर टच करते। तो भाई ये एज लेंथ है a, ये a, तो ये कितनी है, तो बच्चों ये है √2a। अब √2a में कौन आया, तो भाई ये r आया, ये 2r आया और ये r आया। अब तुम कहोगे पिछली बार तो आपने 2r इक्वल्स टू बताया था √2a/2, तो पिछली बार तो मैंने 2 क्लोजेस्ट एटम के बीच की दूरी बताई थी, अब मुझे क्लोजेस्ट एटम के बीच की डिस्टेंस और ना बतानी है, अब मुझे तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, तो मुझे बिल्कुल ये वाला मुझे a की वैल्यू चाहिए। तो भाई मुझे एक रिलेशन जरूर पता था कि भाई √2a इक्वल्स टू 4r है, यहीं से √2a इक्वल्स टू 4r, तो a कितना हो गया 4r/√2, तो मैंने क्यूब का वॉल्यूम निकाल दिया। कितना सरल है ना, ज़्यादा कोई परेशानी है नहीं। ठीक है, होवा नहीं बनाना इसका, बहुत सरल है। चलो ये हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया। अब तो भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया, अब पूरी जगह कितनी हो तो मुझे पता चल गया, मेरे पास इतनी जगह है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये पता चल जाए FCC में एटम कितने। तो बच्चों FCC में एटम 8 कोनों पे 8, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो 8 कोनों पे 8 एटम, कंट्रीब्यूशन 1/8, प्लस FCC में फेसेस होती है 6, कंट्रीब्यूशन 1/2, तो 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2, मतलब FCC में टोटल एटम होते हैं 4। ठीक है, तो बस अब पूरा FCC बनाने के लिए मुझे ले दे के 4 एटम चाहिए, तो 4 एटम यानी 4 स्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ 4 स्फेयर कर दो। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ सिंस FCC हैज़ 4 स्फेयर्स, FCC में स्फेयर कितने होते हैं, तो 4 स्फेयर होते हैं, 4 स्फेयर्स। सो वॉल्यूम ऑफ 4 स्फेयर्स, तो हम कहेंगे अच्छा भाई 4 स्फेयर का वॉल्यूम पूछ रहे हो, तो वो हो जाएगा 4 × 4/3 πr3। एक का तो पता ही है ना 4/3 πr3, तो 4 का कितना हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब पैकिंग एफिशिएंसी बता दो, तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो क्लियर है, क्या होगा, तो मैं कहूँगी वॉल्यूम ऑफ 4 स्फेयर्स अपॉन, तो अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, या वॉल्यूम ऑफ क्यूब × 100। ठीक है, तो बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी 4 स्फेयर का वॉल्यूम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 ×
4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, तो ये रहा 64 आर क्यूब अपॉन 2√2, तो 64 आर क्यूब तो नीचे आ जाएगा, है ना, और ये ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में 2√2 और मल्टीप्लाई कर लो 100 से, ठीक है। अब क्या करें, काटे काटी कर लो, क्या है आर क्यूब कट गया, ठीक है। अभी 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 और ये काट लेता है, चलो 2 और ये भी काट लेते हैं, √2 और 2 को काट ले, इसको √2 × √2 लिख दूं तो ये √2। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है पैकिंग एफिशिएंसी जो आई वो आई π/3√2, अच्छा π/3√2 × 100। चेक कर लो भाई एक बार, हो सकता है छोटी मोटी गलती हो तो पता चल जाएगी। दिस इज इक्वेशन 5, ठीक है। एफसीसी की जो पैकिंग एफिशिएंसी आई है बच्चों वो आई है तुम्हारे पास π/3√2 × 100, ठीक है। तो π/3√2 100, ठीक है, सही होनी चाहिए। ओके चलो, तो π/3√2 × 100 ये होगी आपकी पैकिंग एफिशिएंसी, है ना, कोई गलती तो नहीं है। 4 स्क्वायर ले लिए, 4 × 4/3 पाई आर क्यूब, और ये होता है 64 आर क्यूब अपॉन 2√2, तो 16 4 2 और इसको लिखा √2 × √2, तो √2 कैंसिल, तो √2, ठीक है। यही है बच्चों, तो ये हो गया पैकिंग एफिशिएंसी। और जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी एफसीसी की अगर आप सॉल्व करोगे, तो आपको सॉल्व करना नहीं, एग्जाम में डायरेक्ट लिखना है, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, तो हम कहेंगे इट विल बी 74%, ठीक है। तो एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी 74%। अब 74% जगह भर गई तो खाली कितनी है, तो बता दो भाई, एम्प्टी स्पेस। तो हम कहेंगे भाई 74% अगर पैक कर लिया तो खाली जगह कितनी होगी, तो 100 - 74 यानी 26% एरिया खाली रह जाएगा। और उसके रिस्पेक्ट में बता दो, पाई की रिस्पेक्ट में, तो बच्चों पूरी जगह तो थी 100, फिल कितनी हो गई, तो हम कहेंगे π/3√2 × 100 कॉमन ले लो। तो बच्चों 1 - π/3√2 वाली जो जगह है ये आपकी स्पेस जो है, इसको 6 कर देती हूँ, ये 7 और ये 8, ये जगह जो है ये आपकी रहेगी एम्प्टी स्पेस। एफसीसी में खाली जगह जो रहेगी दैट विल बी 26% और फिल एरिया कितना हो जाएगा, 74%। ओके, यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं बच्चों। अब हम चलते हैं बीसीसी पैकिंग में। अब देखो पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी। अब बीसीसी में आपको पता है परेशानी क्या थी, तो भाई बीसीसी में कॉर्नर जो है यहाँ बॉडी सेंटर पे जो पार्टिकल होता है इसको टच करता है, ठीक है। बीसीसी में कौन टच करता है, तो हम कहेंगे कॉर्नर, बॉडी सेंटर और कॉर्नर। ये अपना ना कॉन्सेप्ट क्लियर रख लो बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं। मतलब ले दे कि मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है ना, वैल्यू तो मुझे पता है, ये एक रेडियस, ये 2 रेडियस, ये 1 रेडियस, ये डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो अब इस बार क्या करें, तो चलो पहले शुरुआत से लिखें। तो एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, तो बच्चों एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल कितना होगा, तो लेट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल हो गया ए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गई ए। अभी देखो ट्राइंगल है ये ए, बी और सी। अब बुक में 2 ट्राइंगल बना दिए उसने, उनसे कहा ना भाई ये डायरेक्ट क्यों निकालो, है ना, ये फेस डायगोनल है तो हमें पता है ये √2a है, ठीक है। फेस डायगोनल हमें पता है √2a, लेकिन उन्होंने ये कि इसको भी एक ट्राइंगल मान लिया, मान लो सी डी और ये ई, मतलब ए सी आ गया ना, इसको डी मान लो, ठीक है। तो एक और ट्राइंगल मान के ए सी की वैल्यू निकाली, तो निकाल दो भले, उससे क्या फ़र्क पड़ना है, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात भाई, मुझे तो ये डिस्टेंस चाहिए, लेकिन ये डिस्टेंस निकालने के लिए ये तो मुझे पता है ए,
ये पता तो है फेस डायगोनल है और इसकी वैल्यू कितनी है √2a, लेकिन अगर कोई नहीं फाइंड ही कर लो तो फाइंड कर लो ना, एक और ट्राइंगल बना लेंगे, है ना, ट्राइंगल ADC हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों एज लेंथ तो हो गया। नाउ मुझे AC की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मैंने ले लिया फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा है, ADC, है ना, मुझे AC का वैल्यू चाहिए। तो बच्चों AC की जो वैल्यू है ना, ये फेस डायगोनल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, तो मैं कहूँगी AC चाहिए तो ले लो AD का स्क्वायर और CD का स्क्वायर। ठीक है, तो वही ये हो गया AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब AD भी एज लेंथ है, ये A है और वो भी क्या है, A है, ये भी A है और ये A है, तो √2 या नहीं, पहले से ही पता है हमें। ठीक है, लेकिन अगर आपको NCERT के अकॉर्डिंग चलना है तो हमें ऐसे चलना पड़ेगा। तो ओके भाई, तो AC इक्वल्स टू AD का स्क्वायर यानी A का स्क्वायर और A स्क्वायर यानी √2a। तो भाई फेस डायगोनल AC क्या है, तो मैं कहूँगी AC फेस डायगोनल है और फेस डायगोनल हमें पहले से ही पता था √2a। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, तो मुझे ये बताना है AB कितना है और AB क्यों चाहिए, क्योंकि एक्चुअली टचिंग कंडीशन में तो ये है, वो तो टच करते ही नहीं, आपने दूरी तो निकाल दी A और C, लेकिन A और C तो टच करते ही नहीं। A तो बॉडी सेंटर वाले पार्टिकल को टच कर रहा है, तो हम कहेंगे अच्छा भाई बॉडी सेंटर वाले पार्टिकल को टच कर रहा है तो आपको डिस्टेंस निकालनी AB। ठीक है, तो बच्चों एक और राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, तो A, B और C है क्या, देखो ये तो हो गया A, ये हो गया B और ये क्या हो गया C। ठीक है, तो मुझे BC की वैल्यू पता है, AC की वैल्यू भी पता है ना, और मुझे AB निकालना है। ठीक है, तो भाई AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाइथागोरस अप्लाई कर लो, तो AB इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब AB है बॉडी डायगोनल, BC तो BC तो एज लेंथ ही है तो A स्क्वायर, और AC क्या है बच्चों, तो AC फेस डायगोनल है और फेस डायगोनल की वैल्यू थी √2a का स्क्वायर। ठीक है, तो √2 इंटू √2 2 हो गया, 2a स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3a स्क्वायर हो गया। अब रूट और ले लेंगे तो बच्चों बॉडी डायगोनल है ना, जो हमने पहले से ही याद कर लिया था, बॉडी डायगोनल यानी कि AB अगर मुझे चाहिए तो इट विल बी √3a। दिस इज इक्वेशन 2। ओके, अब बच्चों हमें पहले से पता है कि ये जो √3a निकाला है ना, ये सारे पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हैं, ये लिखोगे तभी तो आंसर आएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई वी नो दैट, हमें पता है ना, तो लिख सकते हैं हम वी नो दैट इन BCC में कौन टच करता है, कॉर्नर पार्टिकल टचेस टू BCC पार्टिकल। ठीक है, तो कॉर्नर बॉडी सेंटर को टच कर रहा है तो वो भी कॉर्नर है बॉडी सेंटर को टच करेगा, तो वो पूरी डिस्टेंस जो है बच्चों √3a है। और रेडियस तो अब तुम्हें पता चली गया बच्चों, अगर ये बॉडी डायगोनल है, ये कॉर्नर और ये बॉडी सेंटर, ये पूरा डिस्टेंस आपका √3a है और ये टचिंग कंडीशन में है ना, हमने शुरू से पढ़ लिया था टचिंग कंडीशन क्या होती है। तो बच्चों अगर ये R है, ये 2R है और ये R है, तो मैं कहूँगी भाई √3a इक्वल्स टू 4R। तो A कितना हो गया, तो भाई A हो गया 4/√3। दिस इज इक्वेशन 3। बस इतना हो जाए तो भी बहुत है। तो √3a इक्वल्स टू 4R, A की वैल्यू आ गई। अब तो हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी फाइंड करना है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो हम कहेंगे भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है A क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, A क्यूब। ठीक है, अब A इक्वल्स टू, इक्वेशंस बना लेते हैं चलो। तो भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया A क्यूब और A की वैल्यू है 4/√3, R नहीं लिखा, 4R/√3। ठीक है, तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूब A क्यूब ही हो गया इक्वेशन 4 और A इक्वल्स टू होता है 4R/√3।
ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए की जगह हमें रखना है 4r अपॉन √3 और इसका क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम हो गया बच्चों 64r³ अपॉन 3√3, है ना। पिछली बार था 64r³ अपॉन 2√2, ठीक है, क्योंकि पिछली बार था √2 = 4r, इस बार है √3 = 4r, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन 5। अब बच्चों BCC यूनिट सेल अगर हमें बनानी हो, है ना, अगर हम देखेंगे भाई हमें BCC यूनिट सेल बनानी है, तो BCC में क्या होता है, 8 कॉर्नर में 8 पार्टिकल होते हैं, कंट्रीब्यूशन 1/8, एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर पे होता है 1, पूरा कंट्रीब्यूशन तो 1 × 1, तो हम कहेंगे भाई ZBCC तो वैसे ही 2 होता है, ठीक है। तो बच्चों BCC हैव 2 पार्टिकल्स, मतलब ZBCC जो होता है ना बच्चों वो 2 होता है, ठीक है। तो ले देखिए हमें 2 स्फेयर का वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ 2 स्फेयर्स, ठीक है। तो बच्चों एक स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3r³, 2 स्फेयर का वॉल्यूम कितना होगा, तो हम कहेंगे 2 × 4/3πr³, ठीक है। अब पैकिंग एफिशिएंसी निकाल दो, क्लियर है ना। BCC 8 कोने पे 8, कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर पे कंट्रीब्यूशन पूरा 1, तो 1 × 1, तो ZBCC 2 होता है, तो 2 स्फेयर का वॉल्यूम लिख दिया मैंने, ओके। अब पैकिंग एफिशिएंसी, तो बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, तो मैं कहूँगी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब × 100, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालो। तो बच्चों स्फेयर्स कितने हैं, वो हम कहेंगे 2 ही है, 2 × 4/3πr³, 2 × 4/3πr³। वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो 64r³ अपॉन 3√3, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा 64r³ 3√3 मल्टीप्लाई विद 100, ठीक है। अब कैंसिलेशन कर दो, तो हम कहेंगे भाई r³ कैंसिल, अब 4 × 2 = 8 और 8 × 8 = 64 और 3 भी कैंसिल हो गया, सही ना। अब तो कुछ बचा ही नहीं, है ना। तो हम कहेंगे भाई पैकिंग एफिशिएंसी जो इस बार आई वो कितनी है, तो बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी होगी हमारे पास √3/8 पाई × 100, ठीक है। √3/8 × पाई, √3π/8 × 100, तो बच्चों उसको चेक कर लेंगे कि आपकी यही पैकिंग एफिशिएंसी है ना, √3π/8 × 100, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके। अब अगर इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो रिजल्ट एग्जाम में तो आपको याद ही रखना है, सॉल्व करना नहीं। तो पैकिंग एफिशिएंसी BCC का कितना होता है, तो हम कहेंगे 68% एरिया पैक हो जाता है। तो बस पैकिंग एफिशिएंसी हमारा फाइंड हो गया 68%। तो बच्चों अगर 68% पैक हो गया तो खाली कितना रहेगा, तो अगर मैं आपसे पूछूं एम्प्टी स्पेस इन BCC, तो आप कहोगे भाई अगर 68 पैक हो गया, टोटल स्पेस 100 मान लूँ, तो 68 पैक हो गया तो खाली कितना है 32, है ना। बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन नीट में आ चुका है बच्चों कि व्हाट इज द एम्प्टी स्पेस इन BCC। तो पैकिंग तो याद होता है 68, लेकिन एम्प्टी तो भाई जो भर गया उसको हटा दो, बचा हुआ खाली तो है। तो एम्प्टी स्पेस इन BCC कितना हो गया 32। अब अगर देखो जेई वगैरह के क्वेश्चन करोगे तो इसमें पूछेगा कि इस रिस्पेक्ट में बताओ एम्प्टी स्पेस, है ना। तो हम कहेंगे इतना पैक हुआ, तो ये पूरा कैलकुलेशन हमको आना चाहिए, ठीक है। तो इतना पैक हुआ तो खाली कितना है, तो हम कह देंगे 100 माइनस √3π/8 × 100, मतलब 100 कॉमन ले लो तो 1 माइनस √3π/8 जो है दैट इज एम्प्टी स्पेस। थोड़ा आइडिया रखना है क्योंकि 32 तो अब बच्चों को आता ही है,
इसमें उलझ जाता है, इस रिस्पेक्ट में आपको पता है कि नहीं पता है। ठीक है बच्चों, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा हर तरह की यूनिट सेल में, है ना, चाहे हमारे पास सिंपल क्यूबिक हो, चाहे फेस सेंटर हो, या फिर हमारे पास क्या हो, बॉडी सेंटर हो। अभी HCP, तो हमारे सिलेबस में 3 यूनिट सेल ही हैं बच्चों, और HCP का आपको याद रखना है कि पैकिंग एफिशिएंसी उसका भी 74% ही होता है। ठीक है, तो ओवरऑल कंप्लीट पैकिंग एफिशिएंसी कैसे फाइंड करना है, फाइनल आंसर कैसे निकालना है, और क्या सीखा हमने कि डिस्टेंस बिटवीन 2 क्लोजेस्ट एटम इन अ यूनिट सेल क्या होता है। तो बच्चों यहाँ हमारी क्लास कंप्लीट होती है, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक्स के साथ। तब तक पढ़ाई कीजिए, ऑनलाइन स्टडी को एंजॉय कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इन लेक्चर्स को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।